हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्रीओपीडिया। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और जिसमें हम 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, जिसका नाम है, आप जानते हैं, सॉलिड स्टेट। सो ये सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 1 है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, आपको यहाँ से कुछ सीखने का मौका मिले, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि आपको नई नई वीडियोज़ के जो लिंक हैं, नोटिफिकेशन है, वो मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में। मैटर क्या है? सो मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड पोजेस मास। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें, एनीथिंग मीन्स कोई भी चीज हो सकती है, वो सारी की सारी चीजें जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती हूँ, यानी कहीं पर रखे जाने के बाद वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करती हूँ, कवर करती हूँ, साथ ही साथ जिनका अपना खुद का कुछ मास भी हो, वो सभी चीजें मैटर हैं। उन्हीं को हम कहते हैं मैटर, वही मैटर है। क्लियर है? नेक्स्ट पढ़ते हैं। मैटर को हम अपने अंदर प्रेजेंट, ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट 5 सेंसेस में से किसी भी सेंस का या एक से ज्यादा सेंसेस का यूज करके हम उनको फील कर सकते हैं। मैटर को फील किया जा सकता है 5 सेंस ऑर्गन में से किसी एक सेंस ऑर्गन का यूज करते हुए या एक से ज्यादा सेंस ऑर्गन का यूज करते हुए। एग्जाम्पल देंगे तब आपको और थोड़ा क्लियर होगा। एग्जाम्पल है, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं पेन, पेंसिल, बुक, चौक, बसेस, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ट्रेन। ठीक है, हमारे आसपास जो भी चीजें प्रेजेंट हैं वो सब चीजें मैटर हो सकती हैं। उसमें एनिमल भी हो सकते हैं, बर्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। वो सब के सब क्या है? मैटर के एग्जाम्पल हैं। और ये बात हम जानते हैं कि इन सब चीजों को हम अपनी 5 सेंस ऑर्गन में से किसी ना किसी एक सेंस ऑर्गन से तो सेंस कर ही सकते हैं। चाहे हम उनको देख ही सकते हैं, उनको हम टच कर सकते हैं, उनको स्मेल कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं। ठीक है, सो 5 सेंस ऑर्गन में से किसी एक सेंस ऑर्गन द्वारा या एक से ज्यादा सेंस ऑर्गन द्वारा जिनको हम फील कर पाएंगे, जिन चीजों को, साथ ही साथ जो चीजें स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगी, जो मास को पोजेस रखेंगी, उन्हीं सभी चीजों को हम कहते हैं मैटर, वही मैटर है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। हमारे आसपास मैटर की कितनी स्टेट्स एग्जिस्ट करती हुई मिलती हैं, हम कितने टाइप के मैटर देखते हैं। तो देखो, जनरली हम 3 स्टेट्स की बात करते हैं कि जनरली हमारे चारों तरफ हमें 3 तरह की स्टेट दिखाई देती हैं। नंबर 1 इज सॉलिड, नंबर 2 इज लिक्विड, नंबर 3 इज गैस। लेकिन हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि 2 स्टेट्स और होती हैं। इसमें से एक स्टेट को हम कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और सेकंड स्टेट का जो नाम है उसको बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। क्लियर है? सो पहली जो स्टेट है वो सॉलिड स्टेट है। ठीक है, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि नाम ही इस चैप्टर का सॉलिड स्टेट है। सेकंड अगर स्टेट की बात की जाए तो सेकंड स्टेट हमारी लिक्विड स्टेट होती है। उसके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं 11th क्लास के अंदर। थर्ड जो स्टेट है उस स्टेट को हम बोलते हैं गैसियस स्टेट, ये भी हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। फोर्थ जो स्टेट है उस स्टेट को हम नाम देते हैं प्लाज्मा। ये हमने स्टडी किया है, लेकिन ये स्टडी किया है अपनी 9th क्लास में, थोड़ा सा एक सप्लीमेंट्री और टाइप नॉलेज में टॉपिक आया करता था, तो वहां से हमने पढ़ी है प्लाज्मा स्टेट। और नंबर 5 पे है, वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, इसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के नाम से हम जानते हैं। सो ये 5 स्टेट ऑफ मैटर हैं। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो नंबर 1 सॉलिड स्टेट पर ही
फोकस रहेगा, लेकिन हम कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इनके बारे में जानेंगे। जैसे अगर सॉलिड स्टेट की अगर बात करें तो जनरल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो स्टेट जिसका एक फिक्स्ड शेप हो, फिक्स्ड साइज हो, वॉल्यूम हो, ठीक है, फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड ही साइज है एंड फिक्स्ड ही वॉल्यूम है, और जो रिजिड भी होंगे, जो रिजिड होते हैं, जो रिजिडिटी पोजेस करते हैं, उन उस टाइप के मैटर को, उस टाइप की स्टेट को हम सॉलिड स्टेट कहते हैं। बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर लिक्विड स्टेट की बात की जाए तो लिक्विड स्टेट किसको कहते हैं, ठीक है, ये बात भी हम जानते हैं कि लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स्ड होता है लेकिन शेप और साइज फिक्स्ड नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड शेप एंड साइज, ठीक है, शेप एंड साइज फिक्स नहीं होगा, बल्कि वॉल्यूम जो है वो फिक्स होगी। नंबर 3, गैस की अगर बात की जाए तो गैस के बारे में भी हम जानते हैं, जिसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है, नाइदर फिक्स वॉल्यूम, जिसमें ना ही तो फिक्स होगा वॉल्यूम, नाइदर फिक्स वॉल्यूम नॉर फिक्स शेप एंड साइज, जिसकी शेप और साइज भी फिक्स नहीं होगी और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होगा, वो होगा हमारा गैस। अगर नंबर 4 बात की जाए किसकी, प्लाज्मा स्टेट की, तो देखो प्लाज्मा स्टेट वो स्टेट होती है जहां पर गैस हमें आयनाइज्ड फॉर्म में मिलती है, गैस एग्जिस्ट इन आयनाइज्ड फॉर्म, ये बात हम जानते हैं। एक बार ऊपर से रफ कर ले हम, देखो ये बात हम सब जानते हैं कि जनरली जो गैसें हैं हमारे आसपास प्रेजेंट हैं वो होती हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जैसे O2, N2, H2, ये सब मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट है। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करे या लूज करेगा तो फिर वो आयनाइज हो सकती हैं। जैसे N2 है तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, O2 है तो भी मॉलिक्यूलर फॉर्म है, O3 है तो भी मॉलिक्यूलर फॉर्म है, H2 भी मॉलिक्यूलर फॉर्म है। लेकिन जैसे ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगी या गेन करेंगी, अगर लूज करेंगी तो एनायन बन जाएंगी, ठीक है, और अगर गेन करेंगी तो एनायन बन जाएंगी, और अगर लूज करेंगी तो कैटायन बन जाएंगी, ठीक। तो प्लाज्मा स्टेट वो स्टेट होती है जहां पर गैसें हमें इस स्टेट में मिलती हैं, या तो वो कैटायन की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं या वो एनायन की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। वहां पर हमें गैसें मॉलिक्यूलर फॉर्म में ना मिलकर आयनिक फॉर्म में मिलती हैं, और जनरली ये जो स्टेट है ये स्टेट हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करते हुए पाई जाती है। तो सन हुआ, स्टार हुए, वहां पर इस तरह की स्टेट हमें देखने को मिलती है। लेकिन एक जनरल एग्जांपल भी है, आपने नियॉन लाइट्स देखी होंगी, सुनी होंगी, जिनका इस्तेमाल एडवर्टाइजमेंट पर्पज के लिए किया जाता है, उन नियॉन लाइट्स के अंदर भी हमें प्लाज्मा स्टेट मिलती है। क्लियर है? बात करते हैं अपनी फिफ्थ स्टेट के बारे में, जिसका नाम है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। ये जो स्टेट है ये स्टेट एग्जिस्ट करती है एट वेरी लो टेम्परेचर, बहुत ही कम टेम्परेचर पर इस गैस की इस स्टेट की एग्जिस्टेंस पाई गई है। वो टेम्परेचर कितना रहेगा? वो टेम्परेचर रहता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के आसपास। आप सभी को पता होगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हम 0 केल्विन को मेंशन करते हैं। इसकी डिग्री सेल्सियस की बात की जाए तो 273.15 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? तो इस स्टेट के आसपास, क्योंकि अभी तक तो इनमें से कोई भी स्टेट एक्वायर नहीं की गई है, यानी 0 केल्विन तो अभी तक एग्जैक्टली एक्वायर नहीं किया गया है, इसको हम लोवेस्ट पॉसिबल हाइपोथेटिकल टेम्परेचर कहते हैं। तो अभी तक तो यहाँ तक नहीं पहुंचा गया है, लेकिन इस स्टेट के आसपास जो एग्जिस्ट करती है, इस टेम्परेचर के आसपास जो स्टेट एग्जिस्ट करती है, उस स्टेट को हम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के नाम से जानते हैं। क्लियर है? सो ये थे टाइप्स ऑफ स्टेट्स के बारे में। चलो एक बार फिर से, क्योंकि सॉलिड स्टेट के बारे में हमें पढ़ना है, तो एक बार फिर से हम डेफिनेशन देंगे सॉलिड की, ठीक है। सॉलिड स्टेट, सॉलिड क्या है? तो एक डेफिनेशन तो हम दे के आ चुके हैं, दैट स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, विच हैज फिक्स शेप, फिक्स साइज, फिक्स वॉल्यूम। एक और डेफिनेशन जो हम 11th क्लास से जानते हैं वो ये, दैट स्टेट ऑफ मैटर
whose melting point is above the room temperature. मैटर की वो स्टेट जिसको मेल्ट करने के लिए हमें टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से हायर प्रोवाइड करना पड़े। फॉर एग्जांपल, अगर रूम टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस है, तो जिस भी चीज को मेल्ट करने के लिए हमें टेम्परेचर 25 डिग्री से ज्यादा चाहिए है, वो सभी चीजें सॉलिड कही जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लो हमारे पास में कोई प्लास्टिक का कोई टुकड़ा है, ठीक है, या हमारे पास में रबड़ का कोई टुकड़ा है, तो अगर इनको हम मेल्ट करना चाहते हैं, तो इनको मेल्ट करने के लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो 25 डिग्री सेल्सियस से हायर है, और अगर इनको मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर हमें रूम टेम्परेचर से ज्यादा सप्लाई करना पड़ा, इसका मतलब ये सॉलिड होंगे, इनको हम सॉलिड कहेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो एक डेफिनेशन तो हम पहले भी दे चुके हैं, एक डेफिनेशन और हमें मिल गई है, तो इन दोनों डेफिनेशंस में से हम कोई भी डेफिनेशन एग्जाम में राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये डेफिनेशन वही है जो हम पढ़ चुके हैं, दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैज फिक्स शेप, फिक्स साइज एंड फिक्स वॉल्यूम। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। अब एक बहुत बड़ा रीजन ये आता है, क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई मैटर एग्जिस्ट एज सॉलिड। मैटर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट ही क्यों करता है? मैटर एग्जिस्ट क्यों करता है सॉलिड, यानी मैटर की शेप फिक्स, साइज फिक्स, वॉल्यूम फिक्स क्यों होता है, क्या रीजन है? ठीक है, हम जैसे हम देखते हैं भाई हमारे आसपास जो ब्रिक हैं वो सॉलिड है, तो क्वेश्चन है कि ये ब्रिक सॉलिड क्यों है, क्या रीजन है ब्रिक के सॉलिड होने का, क्या रीजन है हमारे आसपास जो रबड़ की चीजें प्रेजेंट है, जैसे रबड़ टायर प्रेजेंट है, तो क्या रीजन है रबड़ टायर के सॉलिड होने का, वो रीजन हम यहां स्टडी करेंगे। सो रीजन के लिए कि कोई भी मैटर सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों करता है, उसके लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, किसी भी मैटर के सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करने के पीछे दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला फैक्टर है जिसको हम इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं, सेकंड जो फैक्टर है वो थर्मल एनर्जी है। इन्हीं दोनों फैक्टर की वजह से, इन्हीं दोनों फैक्टर्स के कारण मैटर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो वन बाय वन करके हम इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स की। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होती है? इंटरमोलिकुलर फोर्स इज दैट फोर्स which operates between molecules of a given substance। ठीक है, किसी भी गिवन सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है, मान लो हम मॉलिक्यूल को स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं, ये कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, तो इन दोनों ही मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑपरेट करेगी उस फोर्स को हम इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस होते हैं, फुटबॉल होते हैं, सो इंटरनेशन मतलब दो नेशंस के बीच में, इंटर स्कूल दो स्कूल के बीच में, ठीक है, इंटर स्टेट दो स्टेट के बीच में, तो इंटरमोलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में। सो अलग अलग दो मॉलिक्यूल के बीच में जो लगने वाली फोर्स है, उसी फोर्स को हम इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। और इस फोर्स का जो काम है वो क्या है? इन मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्टेड रखना एक दूसरे के टुवर्ड, यानी इस फोर्स की वजह से ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाने की बजाय पास आना, पास रहना पसंद करते हैं। मे बी आपको ये बात क्लियर हो। सेकंड है, सेकंड जो फैक्टर था, इंटरमोलिकुलर फोर्स हमारा फर्स्ट फैक्टर था, थर्मल एनर्जी हमारा सेकंड फैक्टर है। थर्मल एनर्जी क्या होती है? देखो, थर्मल एनर्जी इज दैट एनर्जी, थर्मल एनर्जी इज दैट एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस ड्यू टू इट्स टेम्परेचर। किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर के कारण, किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर के कारण जो भी एनर्जी उसमें प्रेजेंट है, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से हम ये बात जानते हैं कि टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो किसी भी सब्सटेंस की जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से अगर एनर्जी इंक्रीज होती है तो ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर एनर्जी के साथ रिलेटेड है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हायर होगा तो उसमें एनर्जी ज्यादा होगी, अगर टेम्परेचर लो होगा तो एनर्जी भी कम होगी। सो थर्मल एनर्जी वो एनर्जी है
जो किसी भी सब्सटेंस में एग्जिस्ट करती है, प्रेजेंट रहती है, किसकी वजह से? उसके टेम्परेचर की वजह से। और ये बात हम जानते हैं कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से जब एनर्जी इंक्रीज होती है तो उसका कुछ फ्रैक्शन काइनेटिक एनर्जी भी लेता है। और काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने से हम सब जानते हैं कि मोशन इंक्रीज होता है, पार्टिकल्स का जो मोशन है वो इंक्रीज होता है। और मोशन जब इंक्रीज होता है तो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स एक दूसरे के पास रहने की बजाय एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो हमने दो फैक्टर पढ़े हैं। फर्स्ट फैक्टर इंटरमोलिकुलर फोर्स है, सेकंड फैक्टर थर्मल एनर्जी है। और दोनों के दोनों फैक्टर ही एक दूसरे का अपोजिट हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो मॉलिक्यूल्स को पास रखने की कोशिश करता है, थर्मल एनर्जी पार्टिकल्स को दूर रखने की कोशिश करता है। क्लियर है? तो स्टडी करते हैं, देखो आगे। सो हम कह सकते हैं कि इफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, और थर्मल एनर्जी लेस है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि सॉलिड सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स होंगे वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे। और मॉलिक्यूल्स के एक दूसरे के आसपास रहने का जो कारण है वो यही है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो प्रेजेंट हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं और थर्मल एनर्जी वीक है, क्योंकि अगर थर्मल एनर्जी लार्जर होती तो वो मॉलिक्यूल को एक दूसरे से दूर ले जाती, अपार्ट ले जाती, जिसकी वजह से वो सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट ना करने की बजाय लिक्विड या गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता। सो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होना, थर्मल एनर्जी लेस होना, यही कारण है उस सब्सटेंस का एग्जिस्ट करना इन फॉर्म ऑफ सॉलिड, जिसकी वजह से वो सब्सटेंस सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर सब चीजें। नेक्स्ट चलते हैं कि सॉलिड को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड में, लिक्विड को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम गैस में। सो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए अभी हमने देखा क्या कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं, आईएफ से मैंने इसको मेंशन किया है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, यानी वो इंटरमोलिकुलर फोर्स होनी चाहिए इंक्रीज, थर्मल एनर्जी होनी चाहिए डिक्रीज। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं द इंटरमोलिकुलर फोर्स मस्ट बी स्ट्रॉन्गेस्ट एंड थर्मल एनर्जी मस्ट बी लीस्ट। गैस के केस में इसका बिल्कुल रिवर्स केस है, क्योंकि गैस एग्जिस्ट जब कोई सब्सटेंस गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जब कोई सब्सटेंस गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो ऐसी स्टेट में हम जानते हैं कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो होती हैं लीस्ट। क्यों? गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, तो उनके दूर होने का कारण यही है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स तो लीस्ट है और जो थर्मल एनर्जी है वो मोस्ट है। ठीक है, थर्मल एनर्जी मोस्ट है। तो सॉलिड से अगर लिक्विड में जाना है, लिक्विड से अगर गैस में जाना है, तो अगर हम राइट की तरफ जाना चाहते हैं तो राइट की तरफ जाने के लिए हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को क्या कर दें? डिक्रीज। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को सॉरी क्या कर दें? डिक्रीज। और थर्मल एनर्जी को कर दें इंक्रीज। तो हम सॉलिड से चले जाएंगे लिक्विड में और लिक्विड से चले जाएंगे गैस में। और अगर हमें वापस आना है, यानी गैस से लिक्विड बनाना है या लिक्विड से सॉलिड बनाना है, यानी अगर हमें रिवर्स आना है, तो ऐसे केस में हमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को करना पड़ेगा इंक्रीज और थर्मल एनर्जी को करना पड़ेगा डिक्रीज। ठीक है, सो ये दो फैक्टर जो हैं एक दूसरे के साथ रिलेट करते हुए सब्सटेंस को सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करवाते हैं। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड कितने टाइप के हैं? सो मेनली जो सॉलिड हैं वो तीन टाइप के हैं। सबसे पहले है क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड है अमरफस सॉलिड, थर्ड है पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। तीन टाइप के सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम ट्रू सॉलिड भी कहते हैं, अमरफस सॉलिड को हम सूडो सॉलिड भी कहते हैं, और इसको सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। सुपर कोल्ड लिक्विड भी इनको हम कहते हैं। सुपर कोल्ड लिक्विड, सूडो सॉलिड और अमरफस सॉलिड एक ही मतलब है। और पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में भी यहां जानेंगे। सो मेनली हमें तीन टाइप के सॉलिड पढ़ने हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमरफस सॉलिड और पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहो या ट्रू सॉलिड कहो,
ये एक ऐसा सॉलिड है in which a solid in which the arrangement of particles, or better we can say the arrangement of constituent particles, the arrangement of constituent particles are in a definite order or pattern. ठीक है, थ्रू आउट दिस सॉलिड, एक ऐसा सॉलिड जिसमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट एक डेफिनेट ऑर्डर में हो, एक डेफिनेट पैटर्न में हो, यानी एक डेफिनेट तरीके से रखे गए हो पार्टिकल्स पूरे के पूरे सॉलिड में। फॉर एग्जाम्पल ये आपको डायग्राम दिखाया गया है, इस डायग्राम में ये एक सॉलिड हमने रिप्रेजेंट किया है और आपको देख करके पता चलेगा कि इसमें जितने भी पार्टिकल्स को अरेंज किया गया है उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न है, उसका एक स्पेसिफिक ऑर्डर है। उसी स्पेसिफिक ऑर्डर की वजह से इस सॉलिड को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। तो एक ऐसा सॉलिड जिसमें जितने भी पार्टिकल रखे जाएंगे वो एक डेफिनेट ऑर्डर में होंगे, एक डेफिनेट पैटर्न में होंगे, उस टाइप के सॉलिड्स को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं विच कंटेन्स क्रिस्टल, इसमें क्रिस्टल्स हमें मिलेंगे, विच कंटेन्स क्रिस्टल, जिसमें क्रिस्टल हमें मिलते हैं वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हो सकते हैं। एग्जाम्पल है आइस, एक परफेक्ट पैटर्न मिलता है वाटर मॉलिक्यूल्स का। सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोराइड का परफेक्ट पैटर्न मिलेगा। जिंक सल्फाइड में जिंक और सल्फर का। क्वार्ट्ज जो है वो सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है, तो इसमें भी हमें एक परफेक्ट पैटर्न देखने को मिलता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की और कुछ खास बात होती है। पहली बात ये कि इसमें ये जो ऑर्डर है पार्टिकल्स के रखने का, ये लॉन्ग रेंज होता है। ऑर्डर इज लॉन्ग रेंज, मतलब पूरे के पूरे सॉलिड में हमें सिर्फ एक ही टाइप का पैटर्न मिलेगा। सेकंड अगर बात की जाए तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाइयर होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाइयर। ठीक है, उसका रीजन भी यही इनकी पैकिंग है। थर्ड अगर बात करें सो दे शो क्लीन क्लीवेज, ये क्लीन क्लीवेज शो करते हैं, ये क्लीन क्लीवेज शो करते हैं। अब इसका रीजन क्या है या ये क्या मतलब है वो समझे पहले आप। क्लीन क्लीवेज का मतलब है कि अगर हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को किसी शार्प एज टूल से कट करेंगे, किसी शार्प एज टूल से हम कट करेंगे, ठीक है, किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हम किसी शार्प एज टूल से कट करेंगे तो कट होने के बाद जो सरफेसेस हमें मिलेंगी वो सरफेसेस स्मूथ होंगी। ये जो सरफेसेस हमें मिलेंगी कट करने के बाद, एक सरफेस हमें ये मिली, दूसरी सरफेस हमें ये मिली, ये जो सरफेसेस होंगी ये बिल्कुल स्मूथ होंगी। ये शो करता है क्लीन क्लीवेज। ठीक है। फोर्थ, दे हैव हाई हीट ऑफ फ्यूजन, इनकी हीट ऑफ फ्यूजन हाई होती है। इनको हीट करने के लिए, मेल्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ज़्यादा चाहिए है, क्योंकि अरेंजमेंट एक परफेक्ट ऑर्डर में हो जाने की वजह से ये काफ़ी हाईली स्टेबल होते हैं। सो ये लॉन्ग रेंज हैं, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होता है, कट करने के बाद ये क्लीन क्लीवेज शो करते हैं, और इनकी हीट ऑफ फ्यूजन भी हाई होती है। और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ये एनाइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में, उसको हम फर्दर पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे डिटेल में। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं अमरफस सॉलिड्स के बारे में। एक ऐसा सॉलिड जिसमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट एक डेफिनेट ऑर्डर या पैटर्न में ना हो। ठीक है, एक डेफिनेट ऑर्डर या पैटर्न में ना हो थ्रू आउट दिस सॉलिड, पूरे के पूरे सॉलिड में हमें एक ही पैटर्न नहीं मिलेगा, कोई भी डेफिनेट पैटर्न नहीं मिलेगा। पार्टिकल्स रैंडमली कहीं भी प्लेस किए जा सकते हैं। इसमें जो अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की वो शॉर्ट रेंज होती है। ठीक है, मतलब जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो डेफिनेट तो होगी पर एक छोटे से पोर्शन तक होगी। अब डायग्राम देखें, अब समझ जाएंगे। इस टाइप का डायग्राम मिलता है, एग्जिस्ट करता है अमरफस सॉलिड के लिए, जहां पूरे के पूरे सॉलिड में हमें डेफिनेट ऑर्डर या डेफिनेट पैटर्न नहीं देखने को मिला है। हालांकि कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर थोड़ी दूरी तक छोटे से हिस्से में जो अरेंजमेंट है वो डेफिनेट हो, लेकिन ओवरऑल क्रिस्टल में, ओवरऑल सॉलिड में हमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए कंसिडर करते हैं,
हमारे पास दो टाइप के पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल ए एक पार्टिकल बी है। हमने उनको ऐसे अरेंज किया ए बी टाइप में, ठीक है, बी ए टाइप में। अब हमें यहाँ से एक बात जान चुके हैं कि बी के बाद जो है वो ए पार्टिकल प्लेस किया जाता है और ए के बाद बी पार्टिकल प्लेस किया जाता है। लेकिन अगर कहीं ऐसा कोई केस हमें देखने को मिले कि जहां बी के बाद रिप्लेस होना चाहिए था ए, और हम क्या उस सॉलिड में बी ही पार्टिकल प्रेजेंट हमें मिला, तो इसकी वजह से ये जो सॉलिड है ये सॉलिड हो गया हमारा अमरफस सॉलिड। इस सॉलिड को हम कहेंगे अमरफस सॉलिड, क्योंकि जो अरेंजमेंट है वो पूरे के पूरे क्रिस्टल में एक जैसी नहीं रही, वो चेंज हो गई। तो इस तरह के सॉलिड को अमरफस सॉलिड कहा जाता है, जहां कंप्लीट सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल की अरेंजमेंट है वो सेम नहीं रहती है। क्लियर है? लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरे क्रिस्टल का, यानी इस पूरे अमरफस सॉलिड का एक एक पोर्शन ऐसा अभी भी प्रेजेंट है, जैसे आप ये पोर्शन कंसीडर कर सकते हो, ये ऊपर वाला पोर्शन कंसीडर कर सकते हो सारा, ये पोर्शन अभी भी ऐसा पोर्शन है जिसमें अभी भी अरेंजमेंट पार्टिकल की एक डेफिनेट ऑर्डर में है। हालांकि जो पूरा का पूरा सॉलिड है वो तो अभी अमरफस कहा जाएगा, लेकिन इस पूरे अमरफस सॉलिड का ये जो पार्ट है, ये जो हिस्सा है, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में अभी भी रेगुलरिटी प्रेजेंट है। तो इस अमरफस सॉलिड के इस पोर्शन को, जिसमें अभी भी रेगुलरिटी प्रेजेंट है, उस पोर्शन को हम नाम देते हैं क्रिस्टलाइट। दैट पार्ट इज नोन एज क्रिस्टलाइट। तुम कह सकते हैं दैट पार्ट ऑफ अमरफस सॉलिड, दैट पार्ट और दैट पोर्शन ऑफ अमरफस सॉलिड in which arrangement of particle is in a regular pattern or regular order, that portion is known as crystallite. अमरफस सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इसमें जो ऑर्डर है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। सेकंड है इनकी जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की जो वैल्यू है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, लेस होता है। इनका जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो भी लेस है, हीट ऑफ फ्यूजन लेस है। और फोर्थ प्रॉपर्टी की अगर बात करें, क्या कि ये जो सॉलिड होते हैं ये क्लीन क्लीवेज शो नहीं करते हैं, ये सॉलिड क्लीन क्लीवेज शो नहीं करते हैं। यानी इनको अगर हम कट करें किसी शार्प एज टूल से, और कट करने के बाद जो सरफेसेस आएंगी वो सरफेसेस हमें स्मूथ ना मिल करके क्या मिलेंगी, रफ। इस वजह से इन सॉलिड्स को हम क्लीन क्लीवेज शो करता हुआ नहीं मानते, ये क्लीन क्लीवेज नहीं है, ये रफ क्लीवेज शो करते हैं। ठीक है, और डिटेल में भी हम पढ़ेंगे, डिफरेंस जब हम पढ़ेंगे अमरफस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वहां पर हम जानेंगे इनकी और एक दो प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो एक बार इसको रफ कर लेते हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, जो अपीयर होते हैं बिल्कुल अमरफस के जैसे, लेकिन अगर स्टडी किया जाए, ध्यान से उनको देखा जाए, तो उनके स्ट्रक्चर के अंदर काफी सारी छोटे छोटे माइक्रो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मिलेंगे। ओवरऑल देखा जाएगा तो अमरफस दिखाई देंगे, लेकिन एक्चुअल में उनके अंदर छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, माइक्रो क्रिस्टलाइन। ठीक, सो इस टाइप के जो सॉलिड्स होते हैं जो दिखने में अमरफस सॉलिड के जैसे होते हैं, पर कंसिस्ट करते हैं, कंटेन करते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स, those solids are known as polycrystalline solids. poly for many, क्रिस्टलाइन में बहुत सारी छोटी छोटी क्रिस्टलाइन यूनिट प्रेजेंट होंगी। ठीक है, एक सिंगल क्रिस्टलाइन यूनिट नहीं होगी, काफी सारी छोटी छोटी क्रिस्टलाइन यूनिट प्रेजेंट होंगी जो कि आर्बिट्रेरी, रैंडमली ओरिएंटेड होंगी। इस वजह से ये दिखने में अमरफस होंगे, लेकिन हैं एक्चुअल में ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मेटल्स जनरली इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन फॉर्म में ही मोस्टली मेटल पाए जाते हैं, जो दिखने में हमें अमरफस दिखाई देंगे, पर उनके अंदर छोटी छोटी काफी सारी क्रिस्टलाइन यूनिट प्रेजेंट होंगी। क्लियर है? सो आज की क्लास में हम यहीं तक स्टडी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स तक इनको शेयर कर सकते हो।
लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।